तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। खबर आ रही है कि एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का फैसला लेफ्ट ने कर लिया है। उनके पास कांग्रेस के 5 विधायकों का सपोर्ट पहले से ही है और इसके साथ उन्होंने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या इस मेजॉरिटी के साथ एक्टर विजय 5 साल तक सरकार चला पाएंगे? क्या उनको सत्ता पाने से रोकने के लिए, सत्ता चलाने से रोकने के लिए धुर विरोधी डीएमके और एआईएडीएमके साथ आ सकते हैं? इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे उन कारणों और उन समीकरणों को जिनके चलते डीएमके और एआईएडीएमके के साथ आने की संभावना है। अनएडिटेड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि टीवीके ने जो बहुमत का आंकड़ा पार किया है, ये उनके लिए कितना मुश्किल था और ये सभी छोटी छोटी पार्टियों को जुटाना कितना मुश्किल भरा उनके लिए रहा इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय जब हम ये वीडियो को कर रहे हैं उस समय ही ये बिल्कुल खबर आई है कि विजय को लेफ्ट पार्टीज और वीसी के इनका समर्थन मिल गया है। लेफ्ट का मतलब यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम से है जी। और वीसीके की पार्टी जो है ये थोल थिरुमलावन उनकी पार्टी है। विदुतलई चिरुथैगल कच्ची, इनके 2 विधायक जीतकर इस बार आए हैं। साथ ही साथ लेफ्ट के 4 विधायक जीतकर आए हैं, 2 सीपीआई के और 2 सीपीआईएम के। देखिए, जैसा आपने सवाल पूछा कि विजय के लिए कितना मुश्किल था। देखिए, विजय की पार्टी ने तो जिस तरीके से 108 सीटें जीती इन चुनावों के अंदर और लगभग 35% वोट प्राप्त किए, लगभग 1,72,00,000 से ज़्यादा वोट विजय की पार्टी को मिला है। तो ये तो देखिए शुरुआत ही बहुत मुश्किल थी उनके लिए कि सबने जिसे कहते हैं एक एग्जिट पोल को छोड़कर, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि किसी एग्जिट पोल ने भी प्रेडिक्ट किया था 15-20 सीटें लगभग सभी दे रहे थे जी। एक ने तो 0 दिया था। मुझे अच्छे से याद है, एक ने 0 दिया और ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स थे उन्होंने सिंगल डिजिट में नंबर दिए थे। लेकिन अब विजय हैं और विजय की 108 विधायक चुनकर आए हैं। वो खुद 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, तो एक तरीके से टेक्निकली 107 मेंबर हैं इस समय टीवीके के पास। अब कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। 107 सीटें लाने से ज़्यादा मुश्किल है 118 तक पहुंचना। क्योंकि जो विधानसभा की इस समय जो समीकरण है, जो विधानसभा के अंदर नंबर गेम चल रहा है, उसमें विजय के अलावा एक डीएमके का अलायंस है और एक एआईडीएमके का अलायंस है। अब डीएमके के अलायंस में जहां देखें तो कांग्रेस थी, कांग्रेस 5 सीटें जीत कर आई। अब तल्खियां इतनी बड़ी, पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि अगले दिन ही नहीं बल्कि जिस दिन परिणाम आए उसी दिन से ये कांग्रेस ने ये बताना शुरू कर दिया कि वो विजय को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये प्री पोल अलायंस था, उसको जैसे ही रिजल्ट आए, मतलब मुझे लगता है सारे वोटों की गिनती हो भी नहीं पाई होगी और कांग्रेस ने अपना मन बना लिया था कि हम टीवीके के साथ जाने वाले। जी बिल्कुल। डीएमके और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस था। डीएमके ने 28 सीटें छोड़ी थी कांग्रेस के लिए, जिसमें से केवल 5 सीटें कांग्रेस जीत पाई है। लेकिन ये 5 भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जिस तरीके की असेंबली चुनकर आई है। ये सही है कि मैंडेट जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं विजय के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन दूसरी बात ये भी सही है कि एक हंग असेंबली आई है, एक त्रिशंकु विधानसभा आई है, क्योंकि 118 का जो जादुई आंकड़ा है ना वो विजय को मिला है और ना ही डीएमके और एआईडीएमके अलायंस को। तो जैसा कि मैंने कहा, 107 पे आने के बाद और फिर 5 सीटें कांग्रेस की उनका समर्थन मिलने के बाद भी आंकड़ा 112 का पहुंचता है। और जिस तरीके से गवर्नर पिछले 2 मीटिंग्स में विजय को ये कह चुके हैं कि उनको 118 विधायकों के सिग्नेचर चाहिए, उसमें ये वाला जो फैसला है, जो तीनों पार्टियों ने फैसला किया है, जिनके 2-2 विधायक हैं, यानी 6 विधायक हो जाते हैं और इस 6 को अगर इन्हें 112 में ऐड कर दिया जाए तो ठीक 118 का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है, उस पर विजय पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल तो लग रहा है कि विजय ने वो जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये तीनों ही दल जो थे वो डीएमके अलायंस के अंदर थे और इससे पहले जो कांग्रेस गई वो भी डीएमके अलायंस के साथ ही थी। तो यानी साफ देखने को मिल रहा है
की भगदड़ जो है वो डीएमके अलायंस के अंदर बहुत ज़्यादा हो रखी है। जी, जी। कांग्रेस का जाना और उसके बाद अब दोनों लेफ्ट पार्टीज और वीसीके का भी विजय को समर्थन की बात कह देना, ये बात दिखाता है कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर तो एटलीस्ट इंडिया ब्लॉक पूरा खत्म हो चुका है और डीएमके अब शायद अकेले ही वहां पर विपक्ष की भूमिका में रहेगी। एआईएडीएमके और बीजेपी भी विपक्ष में है, लेकिन मैं जब मुख्य विपक्षी दल की बात कर रहा हूं तो बिना सहयोगियों के शायद अब डीएमके को रहना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। जी। और एक्टर विजय की मुश्किलात आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब 2 बार उनको राज्यपाल के पास जाना पड़ा और 2 बार उनको राज्यपाल ने समझाया कि जब तक आप 118 विधायकों के समर्थन का पत्र नहीं लेकर आएंगे तब तक हम आपको सरकार बनाने का न्योता नहीं दे सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो 118 का नंबर जो उन्होंने जुगाड़ किया है, कृषि जुगाड़ ही कहेंगे, क्योंकि एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी 3 पार्टियां उन्हें समर्थन कर रही हैं, उसके अलावा कांग्रेस है और खुद की पार्टी है। तो ये जो रेजर थिन उनके पास मेजॉरिटी है, उसके बाद अलावा अब जब वो अपनी सीट छोड़ेंगे, क्योंकि 2 सीटों से चुनाव जीते थे, तो वो जीतना उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाएगा, जिससे उनकी जो मेजॉरिटी उनके पास आंकड़ा 119 तक पहुंच जाए कम से कम, और उनके लिए 5 साल सरकार चलाना ये कितना मुश्किल होगा आपके हिसाब से? देखिए, अच्छा सवाल है ये कि जहाँ पे इस तरीके की सरकारें चलती हैं, जहाँ पे इस तरीके की विधानसभा होती है, जहाँ पे एक एक सीट, एक एक विधायक जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वहाँ पर विजय के लिए सरकार चलाना, और वो भी 5 साल सरकार चलाना, इतना आसान नहीं होगा। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि अब 118 पे पहुँचते दिख रहे हैं, तो अब इनको शपथ दिला दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अब जैसा आपने कहा कि अब 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, त्रिची ईस्ट और पेरम्बूर से चुनाव जीते हैं, उनमें से एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी। अब जिस तरीके से दोनों जगह पे चुनाव जीते और अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीते, मुझे नहीं लगता कि विजय के लिए या विजय की पार्टी के लिए दूसरी सीट जो यहाँ से जो भी खाली करेंगे वहाँ से चुनाव जीतना कोई ज़्यादा मुश्किल होगा, बशर्ते कि ये दोनों जो ये मेन अलायंसेज हैं, डीएमके और एआईडीएमके, हाथ न मिला लें कहीं विजय को रोकने के लिए। और जैसा कि खबरें भी थी कि इन दोनों के बीच में बात चल रही थी कि किसी भी तरीके से विजय को रोका जाए और जो धुर विरोधी हैं वो आपस में हाथ मिला लें और विजय का जो विजय रथ जिसे कहते हैं उसको रोक ले। तो अभी तो यही लग रहा है कि विजय को फिलहाल गवर्नर, मुझे लगता है 118 का जैसे ही आंकड़ा वो गवर्नर को जाके देंगे, शपथ के लिए, शपथ विधि के लिए आमंत्रित जरूर करेंगे। जी जी। कि जैसा कि आपने कहा कि जो धुर विरोधी पार्टियां हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, इनकी राजनीति एक दूसरे के खिलाफ चलती है। और अगर बात हम करें तो ये हालांकि भारत में नया नहीं होगा किसी राज्य में कि जब धुर विरोधी पार्टियां एक दूसरे के साथ आई, चाहे आप बिहार में देख लें जब लालू नीतीश साथ आए, चाहे यूपी में आप देख लें जब अखिलेश और मायावती साथ है, तो क्या तमिलनाडु में भी ऐसा होने जा रहा है कि जब डीएमके और एआईडीएमके साथ आ सकते हैं? इसके क्या आप कारण मानते हैं? क्या ऐसे समीकरण बन रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है एआईडीएमके और डीएमके के बीच में क्या अलायंस हो सकता है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत के कई राज्यों में इस तरीके का पहले भी प्रयोग किया जा चुका है। महाराष्ट्र के अंदर देखिए उद्धव ठाकरे और जो शिवसेना है और कांग्रेस के बीच में अलायंस होना, या बिहार के अंदर 2 बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का साथ में आना। जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सैयद की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी का साथ आना। और उत्तर प्रदेश में 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भूलकर मायावती और मुलायम सिंह यादव का 2019 के चुनाव से ठीक पहले मंच को साझा करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं रही हैं। तो ऐसा आपने सही कहा, ऐसा पहले भी हो चुका है और कोई अचंभा नहीं होगा, लोग अचंभित नहीं होंगे इससे। लेकिन हाँ, जहाँ तक तमिलनाडु की राजनीति की बात है, ऐसा करना क्यों ज़रूरी हो गया है इन पार्टियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि लगातार 1967 से इन्हीं दोनों पार्टियों का तमिलनाडु की सत्ता पे कब्जा रहा है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम एआईडीएमके, ये दोनों पार्टियां ही 1967 से लगभग 60 साल से तमिलनाडु की राजनीति में छाई हुई है। और अगर मैं सही हूँ, अगर मेरे आंकड़े सही हैं, तो 1967 से और 2026 में अभी जो ये विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये 13 विधानसभा चुनाव हुए हैं तमिलनाडु के अंदर। इन 13 विधानसभा चुनावों में
AIADMK को या AIADMK के लेड अलायंस को 7 बार सत्ता मिली है जी। और DMK या DMK के अलायंस को 6 बार सत्ता मिली है। यानी कि 2026 को अगर बाहर भी कर दिया जाए तो उसके हिसाब से मतलब आप कहना चाह रहे हैं हाँ। कि जैसे कुछ राज्यों की एक पॉलिटिक्स होती है पराठा पलटने वाली, कि एक सरकार जाएगी तो दूसरी पार्टी की आ जाएगी, हाँ। फिर ये जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। तो जब बिल्कुल। भी डीएमके गई है तो AIADMK आई है सरकार में, बिल्कुल। और जब भी इनकी सरकार गई तो डीएमके को मौका हाँ, मिला है। मतलब जी। जिसे कहते हैं कि यो पॉलिटिक्स जी, एक बार को छोड़ दिया जाए 2016 में, और उससे पहले 1984 में MGR ने भी लगातार जीत दर्ज करी थी। लेकिन अब 2026 में विजय का ये तोड़ना, ये 13 जो चुनाव 2021 तक हुए, 1967 में, 71 में DMK चुनाव जीती थी, 77, 80, 84 में MGR के नेतृत्व में AIADMK चुनाव जीती, 89 में और फिर से DMK की वापसी हुई, 91 में AIADMK, जैसा हम बता रहे हैं कि एक के बाद एक वो जयललिता के नेतृत्व में, 96 में फिर DMK, 2001 में फिर AIADMK, 2006 में फिर DMK, 11 और 16 में AIADMK जीते लगातार, और उसके बाद 21 में DMK जीती। तो इन 13 विधानसभा चुनाव में 6 बार DMK अलायंस और 7 बार AIADMK अलायंस चुनाव जीता। 4 बार जयललिता के नेतृत्व में AIADMK जीती, 3 बार MGR के नेतृत्व में, 4 बार ही करुणानिधि के नेतृत्व में चुनाव जीती थी DMK, एक बार स्टैलिन 2021 में, और सबसे पहली बार तो CN अन्नादुरई के उसमें नेतृत्व में चुनाव हुआ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से जो इन दोनों दलों की मोनोपोली रही है तमिलनाडु की राजनीति में, कोई तीसरा उसमें आ जाए, विजय अगर उसमें आ जाए और आ गए हैं, तो उनको रोकना किसी भी तरीके से। कोशिश कई बार हुई, कई बार छोटी छोटी पार्टियां नेताओं ने बनाई, लेकिन वो 1, 2, 3, 4 विधायक से ज्यादा नहीं जीत पाए। बिल्कुल वो नहीं जीत पाए। और दूसरा देखिए ये भी होगा कि अभी तो खैर विजय शायद सरकार बना ले जाएंगे, लेकिन ये विधानसभा का जो नंबर है वो इस तरीका का है, जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल ही बिल्कुल सरकार जो बिल्कुल बाउंड्री जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ी हुई और है। एक और परेशानी इसमें मुझे हाँ। दिखाई देती है, अगर आप ध्यान दें, कि जब छोटी छोटी पार्टियां हैं, मान लीजिए किसी का 1 विधायक है, 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं, तो अगर किसी लालच में या किसी भी वजह से पार्टी विधायक जो है दल बदलते भी हैं, तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। बड़ी पार्टी होती है तो उन्हें 2/3 की ज़रूरत होती है नंबर की, लेकिन अगर छोटी पार्टी 1 विधायक, 2 विधायक, 5 विधायक, तो मुझे लगता है वो भी आसान रहेगा। तो इसलिए 5 साल में ये भी एक मुश्किल रहेगी विजय के सामने। बिल्कुल सही बात। जैसे अब AIADMK को 47 सीटें मिली हैं और DMK को 59 सीटें मिली हैं। इन दोनों पार्टियों को भी मिला लिया जाए तो 106 बैठता है आंकड़ा। अब विजय को रोकने के लिए या आगे विजय अगर ये मुश्किलें महसूस करते हैं कि किस तरीके से सरकार चलाई जाए, तो ये छोटे दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। VCK और दोनों लेफ्ट पार्टीज के अलावा AMMK का भी एक विधायक जीत कर आया है जो AIADMK के साथ था। PMK पट्टाली मक्कल कच्ची अंबुमणि रामदास के भी 4 विधायक जीत कर आए हैं। इसके अलावा DMDK और IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, प्रेमलता विजयकांत जो DMDK की हैं वो चुनाव जीत कर आई हैं। देसी अमरुपक्कु द्रविड़ कड़गम जो है विजयकांत की पार्टी विजयकांत ने बनाई थी, प्रेमलता विजयकांत उनकी पत्नी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भी 2 विधानसभा में सदस्य जीत कर आए हैं। तो ये छोटी छोटी पार्टियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात, AIADMK और DMK के लिए एक ना कहीं जिसे कहते हैं आइडियोलॉजी को भी बचाना, कि अभी तक विजय की क्या आइडियोलॉजी है, इसके ऊपर ये दोनों पार्टियां हमलावर रही हैं। द्रविडियन पॉलिटिक्स का जो मॉडल है, उस द्रविडियन मॉडल को बचाना किसी भी तरीके से, उस द्रविडियन आइडेंटिटी को बचाना, तमिल आइडेंटिटी को बचाना द्रविडियन पॉलिटिक्स के साथ मिलाकर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन दोनों पार्टियों के लिए हो जाती है। और इसके अलावा कोई भी पार्टी, कोई भी विधायक किसी भी पार्टी का हो, चाहे 1 जीता हो, चाहे 47 जीते हो, चाहे 59 जीते हो, इतनी जल्दी चुनाव तो नहीं चाहेगा। अगर इस तरीके की विधानसभा आई है जिसमें कि बिल्कुल ही बिल्कुल अब जो सरकार बन रही है 118 के नंबर पे अगर बन रही है, तो एक विधायक भी इधर उधर हुआ तो सामने वाले दूसरे वाले के पास बिल्कुल चांस होगा कि वो कोई अल्टरनेटिव दे सके। और कहीं ना कहीं AIADMK और DMK के नेता खुलेआम तो नहीं, लेकिन छुपे छुपी बातें तो ये हो ही रही हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हम अल्टरनेटिव देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मुझे लगता है कि ये विजय को रोकना ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टियों में टूट फूट को बचाने के लिए भी क्या पता ये दल ये सोच रहे हो कि हमें साथ आना चाहिए। जी,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम देखें, क्योंकि हमने देखा कि विजय ने अब बहुमत का आंकड़ा पा लिया है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें जिसमें किंग मेकर हैं, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हों चाहे वो कांग्रेस है, इनका आप रोल कैसे देखते हैं? क्योंकि प्री पोल में ये डीएमके के साथ थे और अभी पोस्ट पोल में उन्होंने देखा वही जो आपने बात कही कि अब जो विधायक बना है वो चाहता है कम से कम थोड़ा कार्यकाल उसका रहे, थोड़ा सत्ता का सुख जो है भोग लिया जाए, भले उसको टीवीके का समर्थन करना पड़े, अपना जो प्री पोल अलायंस है उसको तोड़ कर जाना पड़े। तो आप इनका दोनों का रोल कैसे देखते हैं? और एक और सवाल इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि बाकी जो छोटी छोटी और पार्टियां जिनके पास 1 विधायक 2 विधायक 3 विधायक हैं, तो क्या वो भी इनके रास्ते पर आगे चल सकते हैं कि सत्ता का सुख भोगने के लिए हम टीवीके के साथ आगे आ जाएं, डीएमके को अकेला छोड़ दें? क्योंकि वो अगर रहती भी अकेले हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जहाँ तक बात की है आपने छोटी पार्टियों का, अब क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कई पार्टीज़ ने अपना स्टैंड काफ़ी हद तक पहले भी क्लियर किया है। जी देखिए, अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तो अब तमिलनाडु में सिर्फ एक ही विधायक जीत कर आया है, उडगमंडलम ऊटी से जो जीते हैं। जी तो भारतीय जनता पार्टी से मुझे तो नहीं लगता किसी को फिलहाल तमिलनाडु में कोई खतरा होना चाहिए। खतरा इन द सेंस कि ये सब लोग कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टीज के साथ ही सरकार बनाएंगे। सो कॉल्ड कम्युनल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। डिक्लेयर कर रखा है शुरू से। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन सभी दल सेकुलर होने चाहिए। तो विजय से भी गारंटी मांगी है, जैसी खबरें हैं कि आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनके किसी भी सहयोगी के साथ सरकार में नहीं जाएंगे। तो अब जब AIDMK, PMK और AMMK जो दिनकरन की पार्टी है, इस समय तो एनडीए का ही हिस्सा है। जी जी तो अब अगर विजय को उनके बिना 118 का आंकड़ा मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इन पार्टियों को कोई भी दिक्कत होगी जी जी कि बीजेपी या कोई उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई पार्टी सत्ता का सुख भोग लेगी। अब ये दूसरी बात है कि इन पार्टियों का अगर मन बदल जाए, इनके विधायकों का अगर मन बदल वही मैंने जाए, पूछा, जी। तो वो बात अलग है। राजनीति में किसको सत्ता नहीं चाहिए? अब राजनीति में आए हैं तो सेवा करने, तो इस समय कोई आता नहीं है। जी जी जो कम ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या है लेकिन बहुत कम है। कम जी, है, वही मेरा कहने का मतलब है। जी। और कौन दल ऐसा चाहेगा कि कोई अगर सत्ता का सुख भोगने का मौका मिल रहा हो तो वो दल उस सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं जाए? तो ये बात ठीक है, लेफ्ट कभी भी उस सरकार में भागीदार नहीं बनेगा जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी या कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए दलों की भागीदारी होगी। ये बात तय है। वीसी के मुझे नहीं लगता कि अभी पिछले कई सालों से उन्होंने ये इन प्रिंसिपल फॉलो किया है कि किसी भी ऐसे गठबंधन या किसी भी ऐसी सरकार में वो शामिल नहीं होंगे, किसी भी तरीके का उससे नाता नहीं रखेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी या पीएम के सरकार में भागीदार हो या सत्ता में भागीदार हो। और उसी तरीके से मुस्लिम लीग अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, वो डीएमके के साथ ही रहेंगे। वो अभी किसी और को समर्थन देने की सोच भी नहीं रहे हैं। जहां तक दूसरा कैंप है एनडीए, पीएमके, एएमएमके, इन दोनों ही दलों ने अभी तक कोई भी, जिसे कहते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो विजय बहुत मुश्किल में है फिलहाल। सरकार जरूर बना लेंगे, लेकिन ये बहुत, जिसे कहते हैं, कांटों से भरा ताज होगा विजय के लिए। जी मुझे ये लगता है कि जब 5 साल सरकार चलेंगी और कोई बिल पास होगा, कोई ऑर्डर पास होगा, तो मुझे लगता है बार बार उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ेगा। बाई चांस कोई ऐसा बिल हो जिसे सहयोगी संगठन इत्तेफाक ना रखते हो, तो अगर वो गिरा तो बार बार विजय के सामने समस्या आएगी कि अपना जो बहुमत है वो फ्लोर पर वो साबित कर पाएँ। हम बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस है और जो लेफ्ट है, तो ये क्या डीएमके का साथ छोड़कर जब ये आ रहे हैं, क्योंकि डीएमके साथ नहीं आ रही है टीवीके के, अगर ये साथ छोड़कर आ रहे हैं जो इनका प्री पोल अलायंस था, तो क्या इसे एक धोखे की तरह देखना चाहिए? और इससे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक धोखे की बात है, जो कांग्रेस जो थी वो सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले ही कहीं ना कहीं टीवीके के साथ, विजय के साथ टच में थी। चुनावों से पहले भी ये बहुत बार जिक्र हुआ था कि राहुल गांधी और विजय के बीच में कोई बात हुई है, और ऐसी खबरें थी, और ये खबरें पूरी मीडिया में आई थी कि शायद कांग्रेस जो है वो डीएमके का साथ छोड़ सकती है चुनाव से पहले, ठीक पहले, और विजय के साथ जाकर हाथ मिला सकती है। इतना तक खबरें आई थी कि सीट की कोटेशंस भी आने लगी थी कि इतनी सीटें शायद 60 पे लड़ेगी, 70 पे लड़ेगी कांग्रेस। इस तरीके की बहुत बातें, चर्चाएं चली थी। तो अब ये क्या चर्चा सही थी या नहीं थी, मुझे तो अब ऐसा देखकर लग रहा है कि ये चर्चा सही थी,
उस समय कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि अब बहुत देर हो चुकी है और ऐन वक्त पर, और क्योंकि टीवी के भी एक बिल्कुल ही जिसे कहते नई हैं न्यू पार्टी थी, पार्टी थी, जी। बहुत नई पार्टी थी उस समय, तो क्या उसका परफॉर्मेंस रहेगा इसको भरोसा लेकर करना उनके भी लिए थोड़ा मुश्किल इतना था, ज़्यादा जी। भरोसा नहीं था। और एक राज्यसभा सीट और 3 विधानसभा सीटें ज़्यादा पाकर, यानी पिछली बार 25 लड़ी थी, 18 जीते थे, इस बार 28 सीटें दे दी डीएमके ने, 5 ही जीत स्टैलिन पाए, ने जी। 5 ही जीत पाए और एक राज्यसभा सीट भी दे दी। जी। तो कांग्रेस शायद एक राज्यसभा सीट और जो 3 विधानसभा सीटें ज़्यादा मिली उसको पाकर खुश हो गई, और ऑप्शन शायद ओपन रखे उन्होंने कि विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के आने के बाद जो भी परिस्थिति बनेगी उसमें हमारे ऑप्शंस ओपन रहेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अगर देखा जाए तो डीएमके जितनी बार भी सत्ता में रही तमिलनाडु के अंदर, मैं 21 से अभी 26 तक के टेन्योर को भी छोड़ दिया जाए तो जो 2006 का टेन्योर था जिसमें करुणानिधि अपने कार्यकाल में जब बने थे तब डीएमके के पास बहुमत नहीं था, 96 सीटें जीत के आई थी और कांग्रेस की 34 सीटों के साथ मिलकर डीएमके ने सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद भी करुणानिधि ने कांग्रेस पार्टी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। उसी तरीके से अब तो खैर 2021 में एमके स्टैलिन की 133 सीटें खुद ही आ गई थी अपने सिंबल पे, तो उनको कांग्रेस के 18 सदस्यों की जरूरत नहीं थी और उन्होंने कैबिनेट में कांग्रेस को जगह नहीं दी। तो इसी बात की डिमांड कांग्रेस सदियों से करती आई है, क्योंकि 1967 से तो कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है। 67 में जितना मैं बार बार कह चुका हूँ भक्तवत्सलम उनके आखिरी मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस जरूर 52, 57 और 62 के पहले तीनों विधानसभा चुनाव जीती हो तमिलनाडु में, लेकिन जैसा मैंने अभी जिक्र किया 13 वो चुनाव जिनमें डीएमके और एआईएडीएमके के चुनाव जीती, और अभी एक वाला यानी 14 चुनावों से कांग्रेस का कोई भविष्य कहीं नहीं दिखता है तमिलनाडु के अंदर। तो अब ये धोखा कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। देखिए प्री पोल के अलायंस में आपने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा, आपको जो 5 सीटें मिली, डीएमके तो दावा कर ही रही है कि वो जो 5 सीटें हैं वो हमारी वजह से मिली हैं, कि कांग्रेस पार्टी का तो इतना वजूद है ही नहीं तमिलनाडु के अंदर कि वो अपने दम पर 5 सीटें भी लेकर आ पाए। तो अब बिल्कुल डीएमके की तरफ से तो बैक स्टैबर का जो जिसे कहते हैं कह दिया गया है, छुरा भोंकने का तो आरोप लगा ही दिया गया है कांग्रेस को। और आज अभी कनिमोई ने भी लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बोल दिया है कि अब हमारा कांग्रेस पार्टी से और इंडिया ब्लॉक से कोई नाता नहीं है, तो अब हमें लोकसभा के अंदर भी बैठने के लिए अलग जगह आवंटित की जाए। तो देख रहे हैं कि किस लेवल का इस समय अब दोनों के बीच में तल्खी हो गई है। 22 लोकसभा सदस्य हैं डीएमके के इस समय और राज्यसभा में भी 8 हैं, तो ये कोई छोटी मोटी पार्टी फिलहाल अभी तो नहीं है डीएमके, एटलीस्ट राष्ट्रीय राजनीति में। तो इस तरीके जहाँ तक लेफ्ट पार्टीज की आपने बात की, देखिए लेफ्ट पार्टीज और वीसीके के जहाँ तक समर्थन की बात है, दोनों ने स्टैलिन से मुलाकात की, डीएमके से मुलाकात की है, डीएमके से बातचीत के बाद ये फैसला निकला है ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डीएमके ये प्रोजेक्ट करना चाह रही है अब कि एआईडीएमके से अगर बात नहीं बन पाई है तो फिलहाल के लिए कि वह जो मैंडेट आया है उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी तरीके की रोक टोक अपने छोटे दलों पे जो उनके सहयोगी हैं उन पर नहीं लगाई है और कहीं ना कहीं कहा भी है कि वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस से क्यों इतनी ज़्यादा नाराज़गी? क्योंकि कांग्रेस ने डीएमके से बात ही नहीं की, ऐसा वो कहते हैं। स्टैलिन से कोई बात नहीं हुई किसी भी तरीके की, राहुल गांधी ने कोई बात नहीं की और बिना बताए, बिना उनको इन्फॉर्मेशन दिए हुए, पूछने की बात तो अलग है, बिना बताए इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही कांग्रेस ने एक वॉलंटियरल, जिसे कहते हैं वॉलंटियरली ये डिसीजन ले लिया, वॉलंटियर करके अपने आप ही वो विजय के साथ जाकर मिल गए। तो ये लग रहा है डिफरेंस है। वो छोटे दलों को तो ये नहीं बोलेंगे कि हमें धोखा दिया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हम ही ने उनको बोल दिया है कि आप जाकर मैंडेट का सम्मान कर लें, लेकिन कांग्रेस पे हमलावर है और बैक स्टैबिंग का आरोप लगाया है क्योंकि पूछा नहीं, बताया नहीं। जी। डीएमके की तरफ से 2 दिन पहले हाल में एक बयान भी आया था कि राज्यपाल जो हैं टीवीके को ही सरकार बनाने का मौका दें, अगले 6 महीने तक हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये बात थी। अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब बंगाल में टीएमसी की सत्ता गई तो कांग्रेस के नेता हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जो ममता बनर्जी उनसे डील करने को, बात करने को तैयार नहीं होती थी, वो शायद अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा अच्छे से बनेंगी, अच्छे से वो डील कर पाएंगे और कभी सीटों पर समझौते की बात आएगी तो कर पाएंगे। लेकिन मुझे बताइए, जो स्मार्ट
पॉलिटिक्स तमिलनाडु में कांग्रेस ने की है वो डीएमके भी अब दूर होती दिखाई दे रही है कि उसने जैसा कि आपने बताया कि चिट्ठी भी लिख दी है कि हमें अलग बताएं, तो इससे इंडिया ब्लॉक जो साउथ में मजबूत दिखाई देता है उसमें किस प्रकार से सेंध लगेगी कांग्रेस की इस स्मार्ट पॉलिटिक्स की वजह से? ये स्मार्ट पॉलिटिक्स आपके तरफ से है ये व्यू, या किसी ने इसको टर्म किया है कि ये कांग्रेस ने बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स नहीं, की? कांग्रेस की स्मार्ट पॉलिटिक्स में राजनीति में परमानेंट कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, तो उन्होंने एक ऐसी चाल चली है कि हम सरकार में पहुंच जाएंगे और कुछ मजबूत करेंगे अपनी पार्टी को, गठबंधन को। लेकिन क्या ये उनके पैर पर ये वो कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी कि हमने जो चाल चली वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी होगी? देखिए, जहाँ तक आपने बंगाल और तमिलनाडु का जिक्र किया, दोनों केसेस को अगर देखा जाए, जी जी दोनों जगह कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को झटका लगा। अगर आप देखें तो तृणमूल कांग्रेस और डीएमके दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही। जी जी ये ज़रूर है कि डीएमके ने 24 का चुनाव इंडिया ब्लॉक के तहत ही लड़ा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनाव खुद लड़ा। सीटें शेयर नहीं की कांग्रेस के शेयर साथ। नहीं की, लेकिन फिर भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। गिनती होती है तो वो इंडिया ब्लॉक में और उन्होंने कभी इस बात से मना भी नहीं किया। उन्होंने ज़रूर अपने फैसले कई बार इंडिया ब्लॉक से अलग दिखने की कोशिश की, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों इंडिया ब्लॉक के हिस्से थे। दोनों ही जगह करारी हार हुई। अब क्या हुआ है इक्वेशन, पश्चिम बंगाल में जो हार हुई है उसके बाद ममता बनर्जी अब इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की बात कर रही है। और जो तमिलनाडु में हार हुई है उसमें स्टैलिन अब कह रहे हैं कि हमें इंडिया ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। हार तो दोनों जगह हुई है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अलग और तमिलनाडु में अलग। क्यों? पश्चिम बंगाल में इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के पास कोई सामने अल्टरनेटिव नहीं है। लेफ्ट वहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जैसा कि अभी भी देखने को मिला। तो ममता बनर्जी अब किसके साथ जाएंगी? लेफ्ट के साथ चली जाएंगी क्या? कांग्रेस के साथ चली जाएंगी क्या? क्योंकि लेफ्ट फ्रंट नेशनल लेवल पे तो इंडिया ब्लॉक का ही हिस्सा है। अगर चली जाती हैं तो वही वाला हिस्सा हो जाएगा कि जैसे एआईडीएम के डीएम के साथ आ रहे हैं या आ सकते हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट साथ आ जाएंगे? देखिए, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में ममता बनर्जी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर मैं सही से समझूं तो, क्योंकि कांग्रेस से ही निकल के आई हैं ममता बनर्जी। 2011 में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ कर फेंका था तो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन था। तो और मंत्रिमंडल में भी जगह मिली उन्हें, मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में उनको वो रेल मंत्री थी 2011 से पहले। तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ होगी। अब जहाँ तक बात तमिलनाडु में आप कह रहे हैं स्मार्ट पॉलिटिक्स की कि कांग्रेस ने शायद स्मार्ट पॉलिटिक्स कर ली, देखिए वो तो अब देखा जाएगा कि ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है कि नहीं है। अब 2026 जो अब चल रहा है इसे लेके 2029 तक लोकसभा चुनाव में अभी भी 3 साल का फासला है। इन 3 साल में राजनीति किस करवट बैठेगी देश की और तमिलनाडु की, कहना बहुत मुश्किल है। जहां तक विजय की बात है, अगर कांग्रेस ने ये कैलकुलेट कर लिया है कि विजय उनके लिए फिट है 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो कुछ हद तक ठीक बात भी है। अगर इन विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोकसभा में ट्रांसलेट करें तो 22 के करीब ऐसी सीटें थी 39 में से तमिलनाडु की जिसपे विजय की पार्टी ने बढ़त बनाई है। जैसा मैंने कल भी जिक्र किया कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट की तो 22 में से 20 विधानसभा क्षेत्रों में टीवीके जीती है। कांचीपुरम की तीनों विधानसभा क्षेत्र में टीवीके जीती है। मदुरई की 10 में से 8 विधानसभा सीटों को टीवीके ने हथियाया है। तो उस तरीके से देखा जाए तो इस कैलकुलेशन में अगर बात करें तो 22 के करीब लोकसभा सीटों में टीवीके या टीवीके के प्रत्याशी जो है वो बढ़त पे था। 12 पे यही कांग्रेस और डीएमके और लेफ्ट का जो अलायंस था वो आगे रहा है। और लगभग 5 सीटों पे एआईडीएमके और बीजेपी पीएमके एएमके गठबंधन एनडीए आगे रहा है। तो उस तरीके से देखा जाए तो फिलहाल तो सभी 39 सीटें थी इंडिया ब्लॉक के पास, कांग्रेस गठबंधन के पास। तो क्या ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि 2029 के भी लोकसभा चुनाव में सारी 39 सीटें डिलीवर कर देंगे विजय? देखिए, उसके लिए सरकार में आना जरूरी है, सरकार बनाना जरूरी है, और अगर अब जैसी बन गई है सरकार अच्छी तरह से चलाना जरूरी है। सरकार को अच्छी तरीके से चलाना जरूरी है और अपने वादों को निभाना जरूरी है। जिस तरीके के वादे किए हैं जो हमने पिछले अपने एपिसोड में डिस्कस किए थे,
आसान नहीं होगा जी। और विजय के लिए तो बिल्कुल ही आसान नहीं होगा बिना केंद्र के सहयोग के उन वादों को पूरा करना। जी जी तो किस तरीके की राजनीति विजय करते हैं, किस तरीके की राजनीति आगे कांग्रेस देखती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जी। लेकिन स्मार्ट पॉलिटिक्स की है या नहीं की है, या अभी स्मार्ट पॉलिटिक्स का तमिलनाडु में होना बाकी है, जी जी ये देखना अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जी जी जहाँ तक देखिए डीएमके और एआईएडीएमके का सवाल है कि क्या ये अलायंस में आ सकते हैं। जी डीएमके का गठन 1949 में हुआ था, जी जी जब सीएन अन्नादुरई ने अपने राजनीतिक गुरु पेरियार से अलग हटकर डीके जो उनकी थी द्रविड़ाड़ कड़गम, उससे अलग हटकर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का गठन किया सितंबर 17, 1949 को। और उसके बाद जो मेन कारण था, जो मुख्य कारण था इन दोनों का अलग होने का, वो ये था कि अन्नादुरई चाहते थे कि अब जो सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने जो एक संगठन बनाया हुआ है, वो पॉलिटिकली भी अपने बात को आगे बढ़ाए, चुनाव लड़े। और एक जो पर्सनल लेवल पे बात आ गई थी कि पेरियार ने 70 वर्ष की उम्र में अपने से 40 साल की छोटी लड़की से शादी कर ली थी। इसको लेकर अन्नादुरई और करुणानिधि, अन्नादुरई खास तौर पे, इन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया और ये अलग हो गए। उसके बाद 1967 पे पहली बार डीएमके को बहुमत मिला और सीएन अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने। लेकिन सीएन अन्नादुरई की मृत्यु हो गई और उसके बाद 1971 में करुणानिधि चुनाव जीत कर आए। करुणानिधि ने डीएमके के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया। एमजीआर भी उस समय डीएमके का ही हिस्सा थे, बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। जी जी और धीरे धीरे करुणानिधि और एमजीआर के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। देखिए एमजीआर जो खुद भी एक पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरर थे डीएमके के उस समय, उन्होंने सबसे पहला ये फॉर्मूला निकाला कि सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी विधायकों को अपने असेट्स को पब्लिक करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं करुणानिधि को अटैक लगा अपने ऊपर। और दूसरी बात ये भी थी कि व्यक्तिगत तौर पे भी एमजीआर को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था डीएमके के अंदर रह के कि करुणानिधि कहीं उनको नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देखिए स्टालिन का नाम सब लेते हैं, उनके पुत्र थे करुणानिधि के बड़े बेटे थे एमके मुथ्थू, उनको करुणानिधि ने उस समय काफ़ी आगे किया था। एमजीआर के मैनरिज्म अपनाते थे वो काफ़ी, और तो ये माना जाने लगा कि कहीं ना कहीं करुणानिधि और एमजीआर अब एक पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। और फिर उसके बाद 71 में जब जीत दर्ज की करुणानिधि ने, तो एमजीआर को कैबिनेट में भी दर्जा नहीं मिला, कुछ भी कैबिनेट की पोस्ट भी नहीं मिली। और जो शराबबंदी थी उसको लेकर भी दोनों के अलग अलग विचार थे। तो जब दो इतने बड़े नेता हों और जिनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी हो, और जब दोनों के व्यूज़ ना बने, तो उसके बाद 17 अक्टूबर 1972 को एमजीआर ने अलग होने का फैसला किया डीएमके से। तो एआईडीएमके जो निकली है वो डीएमके से ही निकली है। और उसके बाद लेकिन 77, 80 और 84 में करुणानिधि के डीएमके को हरा के एमजीआर ने अपने आप को स्थापित किया। एमजीआर के जिंदा रहते डीएमके कोई चुनाव नहीं जीत पाई विधानसभा में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर देखा जाए तो ये हिस्ट्री है इन दोनों की, एमजीआर, एआईडीएमके और डीएमके की। अब अगर इनके बीच में इस हिस्ट्री की सभी पुरानी जो कड़वी यादें उनको भुलाकर अगर नए प्लेयर को रोकने के लिए, विजय को रोकने के लिए अगर आगे आ जाते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से तमिलनाडु की राजनीति आगे बदलती है, चेंज होती है। जी, कुल मिला के आप ये बात कह रहे हैं कि ध्रुविरोधी पार्टियों का साथ आना और जिस प्रकार का बहुमत मिला है टीवीके को, उसके हिसाब से अगले 5 साल राजनीति जो तमिलनाडु में होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो तमिलनाडु की राजनीति पर जो वहाँ के बनते बिगड़ते समीकरण हैं, उस पर हमारे विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। विनय त्रिवेदी के साथ वरुण शर्मा।